प्यार एक एहसास है, पर शायद आज की पीढ़ी के लिए प्यार मानो सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना है। न सिर्फ संबंध बनाना, बल्कि विकृत मानसिकता के चलते उसका वीडियो भी बनाया जाता है। आज ये किस्से आम है कि किसी ने विश्वास में लेके वीडियो बनाया और उसी विश्वास का मजाक उड़ाते हुए फायदा उठाने की कोशिश की। और जो इस जाल में फंस जाता है वो हर कदम पर हर किस्म की तकलीफ उठाता है। कई बार ये तकलीफ इस कदर बढ़ती है कि इंसान अपनी जान देना ही ज्यादा वाजिब समझता है। कोई है? पायल, भाई साहब मेरी मदद करो। मेरी वाइफ को बहुत चोट लगी है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। कहाँ है? ये तो पुलिस का लफड़ा है भाई साहब। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप पुलिस को फोन करो, वही कुछ करेगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पुलिस आने तक ये मर जाएगी। इसको पहले हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये सब मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले इसको लेके जाते। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। डॉक्टर, नर्स, पुलिस को इन्फॉर्म करो, ये नॉर्मल इंजरी नहीं है। जी डॉक्टर। पायल मंत्री नाम की औरत है, उसकी ओपीडी में ट्रीटमेंट चल रही है। उसको हॉस्पिटल कौन लेके आया? सर, उसका पति राघव मंत्री वहां पर बैठा है। शुरुआती एग्जामिनेशन के बेस पे मैं ये कह सकती हूँ कि पायल का रेप हुआ है शायद, और बहुत बुरी तरह से मारा गया है। फिलहाल कंडीशन बहुत बुरी है और पेशेंट बेहोश है। डॉक्टर, जैसे ही विक्टिम को होश आ जाता है आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी हाँ साहब, ये मेरे पास आए और बोले इनकी बीवी को बहुत चोट लगी है, हॉस्पिटल ले जाने में मदद करो। पर साहब, जैसे ही मैंने जाके उनको देखा, इनको बोला कि पुलिस को बुलाओ, पर साहब ये बहुत रोने लगे। ये इतना ज्यादा रो रहे थे साहब, मेरे को तरस आ गया। ठीक है, मदद करने के लिए शुक्रिया। अपना नंबर कदम को देके जाना। जी साहब। सर, पायल को कोई ब्लैकमेल कर रहा था सोशल मीडिया पे, अलग अलग नंबर से मैसेज करता था, वैसे वाली फोटो और वीडियो भेजता था। सर, वैसे वाले फोटो और वीडियो डिलीट करने का 20 लाख मांग रहा था। पायल ने किसी तरह से उसे 2 लाख में मनाया और आज वही मामला खत्म करने वहां गई थी। उसने पायल को गुलमोहर जंक्शन के एक पुराने बंगले में बुलाया था, अकेले में। मैंने पायल को कहा कि मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा ताकि उसे शक ना हो। मैं पायल का इंतजार करने लगा। 20 मिनट हुए, पायल बाहर ही नहीं आई, तो मैं अंदर चला गया तो पायल खुद से लथपथ। क्राइम सीन की लोकेशन याद है? हाँ सर। सर, यही हो जगह। फाइल यही गिरी थी।
हाँ साहब, मैंने भी पहली बार यहीं पर देखा था साहब। सावंत, फटाफट फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और आसपास अच्छे से चेक करो। ओके सर। सर, पीछे भी एक दरवाजा है। हाँ साहब, वहां से ही भागा होगा, नहीं तो मुझे जरूर दिखता। आओ सावंत। सर, मुझे तो लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। ये सब इसी ने किया हुआ है। पुलिस स्टेशन लेके चलो इसे। आपको जितना पता था आपने सब कुछ लिख दिया ना? हाँ। पर ये नहीं लिखा ना कि आप ही ने उसके साथ ये सब कुछ किया है। क्या? मैंने कुछ नहीं किया, आई शपथ मैंने कुछ नहीं किया सर। पर मुझे पता है पायल के साथ किसने किया होगा। उसका पहला वाला बॉयफ्रेंड संजू, मतलब संजय प्रधान। सर फोटो वीडियो उसी ने बनाए थे, उसने ही किया होगा सर। गुड मॉर्निंग। हाय। तुम्हें याद है ना आज हम डेट पे जाने वाले हैं? एक्चुअली मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो शायद यहीं रुकना होगा आज पूरी रात, सो नॉट पॉसिबल, सॉरी। पर संजू तुमने तो कहा था कि या आई नो बट नॉट पॉसिबल। पुलिस? यस सर। पायल मंत्री को जानते हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और बुरी हालत में है। उसका किसी ने रेप किया और उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी किया है। उसके पति राघव का कहना है कि ये सब तुमने किया। व्हाट? सर, मैं ये सब क्यों करूंगा सर? राघव कह रहा है कि तुम पायल को ब्लैकमेल कर रहे थे। खोटे बोलते हो सर, तो बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है वो। मेरा और पायल का 6 महीने पहले ब्रेकअप हुआ। तब के बाद बस 1 हफ्ते पहले मैं उसे मिलने गया था, वो भी बस जब मुझे पता चला कि उसकी फादर की डेथ हुई है तो कंडोलेंस के लिए अपने लंच ब्रेक में चला गया था सर, बस दैट्स इट। तुम? हाय, एक्चुअली अंकल के डेथ के बारे में पता चला, इसलिए। आओ। तो जब तुम पायल से मिलने उसके घर गए तो उसका पति राघव वहां मौजूद था? मैंने अभी सुना अंकल के डेथ के बारे में। बीमार थे क्या? हाँ, बीमार थे। तो उसके पिता की मौत का बहाना बनाकर तुम उससे मिलने गए, बोल नहीं पाए उसे। ब्रेकअप होने के 6 महीने बाद तक वो फोटो और वीडियो तुमने सेव करके रखे, वो उसे भेजे और ब्लैकमेल करने लगे। सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? और मैं हैरान हूं कि पायल को भी यही लग रहा है कि मैं उसे ब्लैकमेल कर रहा हूं। और क्या सोचेगी? जो फोटोज और वीडियो सिर्फ तुम्हारे पास हो सकते हैं, वो कोई दूसरा तो भेज नहीं सकता उसे। सर, एक्चुअली जिस दिन मैं पायल से मिलने गया उसी दिन मेरा फ़ोन खो गया और वो फोटोज़ और वीडियोज़ उसी फ़ोन में थे। और मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैं अपना फ़ोन कहाँ भूला, पायल के घर भूल गया या फिर कहीं और, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। वाह, स्टोरी बहुत अच्छी बनाई है। फोन खो गया तो उसकी पुलिस कंप्लेंट की? हाँ, ये सही है कि मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की, मगर वो सिम मैंने उसी दिन डीएक्टिवेट किया सर, और वो नंबर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं, अगर आप चाहो तो कंपनी से चेक करा सकते हो। और उसके बाद से मैं दूसरा नंबर यूज़ कर रहा हूँ सर, ये देखिए, ये देखो। सावंत, दोनों नंबर नोट कर लो और जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता शहर से बाहर मत जाना। एक्सक्यूज मी सर, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं, दरअसल वो एक मिनट। हेलो। दरअसल उनका फोन गुम हो गया है, उसी के बारे में इंक्वायरी करने आए थे। आप कुछ जानते हैं उसके बारे में? सर, उसका फोन गुम हो गया था, बस इतना ही मालूम है। आपका नाम क्या है? सुधा शर्मा। क्या हुआ, कोई परेशानी? नहीं सर। सब पायल के सर पर और बॉडी पर बहुत गहरी चोट लगी है। उससे भी बुरा और गहरा घाव उसके प्राइवेट पार्ट्स में पाया गया है। मतलब उसके साथ बहुत वायलेंटली रेप हुआ है? नहीं, उसके साथ रेप नहीं हुआ है, पर किसी ने अननेचुरल तरीके अपनाए हैं। सलिए जैसी किसी चीज को जबरदस्ती उसके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट किया गया है। उस वक्त उसने जो दर्द सहा होगा वो तो हम सोच भी नहीं सकते। उसके सर पे कहाँ चोट लगी? लेफ्ट साइड में। यहाँ? जी।
मतलब वार सामने से किया गया। हो सकता है कि उसने देखा होगा किसने उस पर वार किया। उसके साथ रेप नहीं हुआ है, सलिए जैसी चीज यूज हुई है, मतलब सीमेंट के ट्रेसेस भी नहीं मिलेंगे। एक गलती ये अशरफ। वो अनमोल अंतरंग पल जो दो लोगों के बीच होते हैं पूरी तरह से व्यक्तिगत होते हैं। पायल और संजू ने उसे भी कैमरे में कैद करना चाहा और इसकी वजह बेशक जो हो, पर आज उसका भुगतान ये था कि पायल की जिंदगी, उसका भविष्य, यहां तक कि उसका पूरा वजूद खतरे में था। सावंत, इतना तो तय है कि जिसने भी ये क्राइम किया है पायल को सजा देना चाहता था या उससे बदला लेना चाहता था। सर, आपका मतलब है कि ब्लैकमेलर ने पायल को वहां पर सिर्फ मारने के लिए या बदला लेने के लिए बुलाया था? हमारे पास दो सस्पेक्ट्स हैं। पहला राघव, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पूरा सच नहीं बोल रहा है। हो सकता है कि संजय अपना फोन पायल के घर पे भूल गया हो और वो फोन राघव के हाथ लग गया। राघव ने संजय और पायल की फोटोज और वीडियोस देखी और पायल को सजा देने का डिसीजन लिया। और संजय? हो सकता है कि संजय पायल को भुला नहीं पाया और इसलिए उससे बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था। उसने कई दिनों तक 10 नंबर वाले रोड के बंगले पे नजर रखी और जब पाया कि बंगला खाली है तो पायल को वहां बुलाया। सावंत, संजय और राघव दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो और देखो संजय के मोबाइल की लोकेशन उस बंगले के आसपास है क्या। आप यहाँ? क्या आपको पता नहीं कि यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स का आना अलाउड है? देखिए, पायल को अभी तक होश नहीं आया है। जैसे उसको होश आएगा सबसे पहले पुलिस उसका बयान लेगी। प्लीज आप जाइए यहाँ से, जाइए। मेरी बच्ची मेरी पायल कैसी है? मुझे ले चल बेटा, मुझे ले चल, इससे मिलना है। माँ जी, आप शांत हो जाइए, अपने आप को संभालिए। डॉक्टर ने कहा है कि अभी मिल नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते? आप पहले शांत बैठिए, बैठिए यहाँ आराम से। क्या लिखा है मैसेज में? बी अवेयर, योर वाइफ इज मीटिंग हर लवर अगेन। क्या लगता है आपको ऐसे मैसेजेस कौन भेज सकता है? पता नहीं सर, पर इस नंबर पे मैंने फोन किया था पर किसी ने फोन उठाया नहीं। ठीक है, आप जाइए, हम देखते हैं। जी सर। सावंत, जरा तुम लगा के देखो ना, शायद उठा ले। हेलो, वैशाली दामे मैडम है का? उनका एक पार्सल है, जरा अर्जेंटली देने का है। मैं वैशाली नहीं हूँ। तो आप क्यों बोल रहे हो? वैशाली मैडम को दो, वो घर पे है ना। तुम पागल हो क्या? लैंडलाइन नहीं, तुमने मोबाइल पे फोन किया है और ये किसी वैशाली का नंबर नहीं है बल्कि सुधा शर्मा मेरा नंबर है, समझे? सर, ये तो वही सुधा शर्मा है, संजय के ऑफिस वाली। सर, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? उस दिन आप बहुत सवाल पूछ रही थी तो हमने सोचा हम भी कुछ आपसे पूछ ही लेते हैं। ये फोटो राघव को आपने भेजी थी? हाँ। क्यों? सर, वो संजू ने पायल के साथ ब्रेकअप कर दिया था और फिर अचानक से उन लोगों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। आज तुम्हें कैंटीन से खाने की जरूरत नहीं है, मैं घर से हम दोनों के लिए लंच बना के लेकर आई हूँ। चलो खाना खाते हैं। एक्चुअली सुधा, तुम खा लेना क्योंकि मैं पायल से मिलने जा रहा हूँ। पायल, तुम फिर से उसके चक्कर में पड़ गए ना? वो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है संजू, उसकी शादी हो चुकी है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है सुधा। देखो, पायल के फादर की डेथ हुई है, कंडोलेंस के लिए जा रहा हूँ मैं बस, प्लीज।
सर मुझे लगा कि एक बार की बात होगी, हमदर्दी जताने जा रहा होगा, लेकिन उसके बाद उन दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। सर मैं समझ गई कि ये दोनों बाहर जा रहे हैं, इसीलिए मैंने उन दोनों का पीछा किया। तो पता चला वो दोनों वहां क्या करने गए थे? पता क्या करना है सर, दोनों पुराने आशिक हैं, ढूंढ रहे होंगे कोई सुनसान जगह। और इसी बात की जलन हो रही थी तुम्हें, क्यों? हाँ, क्योंकि मैं संजू से प्यार करती हूँ, और आज से नहीं बहुत सालों से। अब उसे तो मैं रोक नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने राघव को वो फोटोग्राफ्स भेजे ताकि वो अपनी बीवी पर कुछ तो लगाम लगाए। तुम्हें पायल पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो संजय से तो क्या, अपने आप से भी नहीं मिल पा रही है। किसी ने पायल पर जानलेवा हमला कर दिया और इस वक्त वो हॉस्पिटल में मौत से जूझ रही है। कितने फोटो खींचे संजय और पायल के? 25 के करीब खींचे होंगे। हमें वो सारे फोटोग्राफ्स चाहिए। ओके। लगता है दोनों टेंशन में है। ऐसा लग रहा है जैसे, एक मिनट वापस जाओ, जूम करो। सर ये तो राघव है। मतलब वो जानता था कि पायल संजय के साथ है और वो उसका पीछा कर रहा था, और यही फोटो हमें दिखा के वो इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई नया खुलासा हुआ हो। सावन नया खुलासा ये अब करेगा। गड़बड़ हो गई, बहुत बुरी हालत में हो। होश कब तक आएगा? पता नहीं। जैसी होश आए मुझे फोन करना, बहुत जरूरी बात करनी है, भूलना मत। सर आप क्या कर रहे हैं? ये देख। सर मैं बोलता हूँ सर, मैं बोलता हूँ अपनी बीवी पे तूने हमला किया और हमें गुमराह करने के लिए संजय का नाम ले रखा। सर मेरी बात तो सुनिए ना सर। सुनो। 3 महीने पहले हमारी शादी हुई थी, तब से मैं सोच रहा था कि पायल जैसी खूबसूरत होनहार लड़की मेरे जैसे आदमी से तुरंत शादी के लिए तैयार होगी, और कुछ दिन बाद मेरे हाथ मेडिकल की फाइल लगी। क्या ये? हाँ, इतना बड़ा धोखा दिया तुम लोगों ने मुझे। किसका बच्चा था वो? बोलो किसका बच्चा था? ये सच है कि शादी से पहले मेरे ऑफिस कलीग संजय के साथ मेरा अफेयर था। मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन मुझे जल्दी रियलाइज हो गया कि संजय अच्छा नहीं है मेरे लिए। मैंने अबॉर्शन करा दिया। सोसाइटी को अबॉर्शन के बारे में पता चल गया। कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, शादी के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था। फिर आपका रिश्ता आया, मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया। प्लीज राघव, मुझे समझने की कोशिश। अब समझ में आया, तेरी जैसी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की ने मेरे जैसे आदमी में ऐसा क्या देखा? अच्छा, तो अपनी बीवी की एबॉर्शन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद तुझे दुख गुस्सा कुछ नहीं हुआ? बहुत गरीब बेचारा आदमी बन रहा तू। हालात के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा था सर, पर पायल सुधरी ही नहीं। सर मैंने देखा कि वो फोन पे हमेशा लगी रहती थी।
काय झालं? इतनी परेशान क्यों? और ऐसा क्या है फोन में जो 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ती? नहीं वो पता नहीं आजकल बहुत ब्लैंक कॉल्स आने लगे हैं, वही देख रही थी। अच्छा दिखाओ, मैं देखता हूँ कौन है। नहीं मैं देख लूंगी, मैं देखती हूँ। तब मुझे समझ में आया कि पायल फिर से संजू से नाता जोड़ रही है। उस दिन पायल घर पे थी, तब संजू घर आया, तभी मेरा शक यकीन में बदल गया और उसी शाम से लगातार फोन और मैसेज आने लगे। तब मैंने ठान ली कि उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने का। जब दूसरे दिन वो दोपहर में निकल गई तो मैं उसके पीछे चला गया। वो पायल पहले संजू के ऑफिस गई और फिर एक सुनसान जगह गई। जब वो वापस घर आई तो मैंने उसे बताया कि मैंने उसे संजू के साथ घूमते देखा था। तब वो रोने लगी और उसने मान लिया कि वो संजू से मिली थी। पर क्या? संजू और मेरा जब अफेयर था तो हमने अपने कुछ वीडियोस बनाए थे और कुछ बोल्ड फोटोज भी लिए थे, और आज वही फोटोज और वीडियोस भेजकर मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। कह रहा है कि अगर 20 लाख नहीं दिए तो वो फोटोज और वीडियोस वायरल कर देगा। मैं संजू के यहाँ भी गई ये कहने की वो एक घटिया हरकत छोड़ दे, लेकिन उसने कहा कि उसका मोबाइल खो गया है। जब ब्लैकमेलर ने मुझे बुलाया तो मैं संजय को लेकर गई थी, लेकिन ब्लैकमेलर नहीं आया। तब मुझे यकीन हुआ कि ये ब्लैकमेलिंग संजय खुद कर रहा है। उसने खुद मुझे वो फोटोज और वीडियोस भेजे। राघव, मैंने शादी से पहले का सच आपसे छुपाया था, पर अब सब सच कह रही हूँ। राघव प्लीज मेरा यकीन करो, प्लीज मेरी हेल्प करो राघव, प्लीज मेरी हेल्प करो। जो था वो मैंने बोल दिया। सर मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया। सर मुझे क्यों सर मैंने सब कुछ बता दिया है सर आपको। सब कुछ बता दिया है ना? ये क्या है? सर ये फोटोज सर बताता हूँ सर। उस दिन जब मैं पायल के घर गया था ना, उसके अगले दिन तुमने कसम खाई थी कि तुम वो फोटोज और वीडियोस डिलीट कर दोगे, और तुमने ऐसा नहीं किया, और आज उसी के जरिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। पायल मैंने तुम्हें कहा कि मेरा फोन खो गया है। शायद किसी ने चुरा लिया होगा। 1 मिनट टाइम दिखाओ मुझे, कितने बजे तुम्हें फोटोज वीडियोज आए, दिखाओ मुझे। इसके 1 घंटे बाद जब मुझे रियलाइज हुआ ना कि मेरा फोन खो गया है, मैंने अपना सिम कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया। शायद जिस किसी ने मेरा फोन चुराया था उसी ने तुम्हें ये फोटोज वीडियोज भेजे होंगे। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। ये सब तुमने अलग अलग नंबर से मुझे भेजा है ना? और वो मैसेज कि मंदिर के पीछे आके मिलो, वो भी तुमने ही मुझे भेजा था, क्योंकि तुम ब्लैकमेलर हो। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में आके ही पकड़ लूंगी। पायल मैंने कोई मैसेज या फिर वीडियोस नहीं सेंड किए तुम्हें, और अगर तुम ये चाहती हो कि मैं प्रूफ करूं तो ठीक है। तुम्हें जहां बुलाया है ना वहां मैं भी आऊंगा। उस आदमी को देख के तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो चलो। क्या यही बुलाया था तुम्हें? हाँ। तुम एक काम करो, मैं यही रुकता हूं, जाके देख के आओ। क्या हुआ, कोई आया नहीं क्या? 15 मिनट हो गए, कोई नहीं आया, और आएगा भी कैसे, क्योंकि वो मैसेज तुमने मुझे किया था। मैंने कुछ नहीं किया पायल। मैं सब जानती हूँ संजू, वो फोटोज और वीडियोस तुमने मुझे भेजे हैं। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम से कोई भी फोटो या वीडियो तुमने मुझे भेजा ना, मैं सीधे पुलिस के पास चली जाऊंगी। अरे मैंने कुछ नहीं किया पायल। सच ये उसी जगह के फोटो है जहां पर हम गए थे।
हमने वहां पे 15 मिनट वेट किया लेकिन वहां पे कोई आया ही नहीं सर। आता कैसे? तो खुद तो वहां था। पायल ने तेरा प्लान फ्लॉप कर दिया। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, और पता नहीं पायल को भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं ही ब्लैकमेलर हूँ, और वो मुझे पर शक कर रही थी सर। सर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया था और वो फोटोज़ और वीडियोज सब उसी फ़ोन में थे सर। बैकअप नाम की भी कोई चीज होती है। वो फोटोज और वीडियोस कहीं तो सेव करके रखे होंगे तूने। सर मेरे पास कोई फोटोज और वीडियोस नहीं है सर। इसका मोबाइल लैपटॉप सब सीज करो और बिठा के रखो जब तक सच सामने नहीं आता। अरे सर मैंने कहा ना सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर पायल को मारने का मोटिव राघव और संजय इन दोनों के पास है, लेकिन इस तरह से इतना घनाटे कृत्य वो क्यों? सवन, क्योंकि दोनों के मोटिव में बदला छुपा हुआ था। सर अब तो ये पायल ही बता सकती है कि वो घिनौनी हरकत किसने की। बंटी, पायल अभी भी होश में नहीं आई है। जीजा जी मैं दीदी से नहीं आपसे मिलने आया हूँ। क्यों? इस पे साइन कीजिए। इसमें क्या है? ये मेरे बाप की जिंदगी की जमा पूंजी है जिसका हक दीदी के पास है। अब वो डिसाइड करती कि मैं और मेरी माँ पैसे कैसे खर्च करें। मुझे पैसे अर्जेंट चाहिए और दीदी की हालत आपको पता है, मरना जीना सब बराबर है। अब बचे आप उसके नॉमिनी, फटाफट साइन करो ताकि मुझे पैसा मिल जाए। भूल जा साइन को, निकल। भड़कने की ज़रूरत नहीं है, बीपी बढ़ जाएगा। 20 लाख की ज़रूरत है मुझे। साइन करो, आके लेके जाऊंगा पेपर्स। बंटी! सर संजय के दूसरे मोबाइल के लोकेशन के मुताबिक जिस दिन पायल पर हमला हुआ उस दिन संजय ऑफिस में ही था। सावंत, ये भी तो हो सकता है कि ये लोकेशन सिर्फ उसके फोन की हो, वो कोई तीसरा ही नंबर लेकर पायल से मिलने गया हो, क्योंकि पायल को जितने भी कॉल्स और मैसेजेस आए एक नहीं बल्कि मल्टीपल नंबर से आए। सर सोशल मीडिया पर पायल को जो ब्लैकमेलर मैसेज कर रहा था उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस एमजी रोड के साइबर कैफे का है। हमने वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक की। मैसेज की टाइमलाइन और सीसीटीवी फुटेज मैच करने के बाद ये पता चला है कि एक लड़का वो उस टाइम वो कंप्यूटर यूज कर रहा था। ये रही उसकी फुटेज। कैप से चेहरा ढका हुआ है, नजर नहीं आ रहा। इसका नाम और एड्रेस चेक किया था? जी सर, सलमान शेख के नाम से एंट्री है, लेकिन नाम और एड्रेस दोनों ही फेक है सर। साइबर कैफे पे नजर रखो, हो सकता है दूसरी बार आएगा ये। जी सर। सर, राघव मंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। बोल रहा है कुछ अर्जेंट काम है आपसे। भेजो। क्या हुआ? ये पेपर्स बंटी ने दिए। बंटी मतलब पायल का भाई। पायल के फादर के मरने के बाद जो इंश्योरेंस का पैसा मिला था उसमें उसको हिस्सा चाहिए। कुछ दिन पहले इस पैसे के मामले में हमें धमकी देके गया था। भीख नहीं मांग रहा हूँ, अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। बड़ी हो ना इसलिए तुम्हें नॉमिनी बनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा पैसा तुम्हारा है। तेरी हरकतें देख कर ही उन्होंने ऐसा किया है, और ये पैसा तेरे जुए में उड़ाने के लिए नहीं है, समझा? जुआ खेलूं, पैसे को आग लगा दूं, उससे तुम्हें क्या? तुम अपने काम से काम रखो, वरना मैं बता रहा हूँ। क्या करना रहे से? क्या करना रहे? तू यहाँ गुंडागर्दी दिखाएगा? हाँ? तुमको जो सोचना है सोच लो, मैं अपने पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बोल रहा हूँ मुझे मजबूर मत करो। तुझे पोकल धमके ना दूसरे न दे। जितनी बात होनी थी ना हो गई। पहले अंदर चलो। ये बंटी काम क्या करता है? कुछ नहीं सर, सट्टा खेलता रहता है। और जो आपके घर पे आया था कब की बात है? हाँ, उसी दिन की बात है जब संजू पायल को मिलने आया था, और संजू जाने के बाद वो आ गया। कितना पैसा मांग रहा है? 20 लाख। सर 20 लाख? ब्लैकमेलर ने भी 20 लाख की डिमांड की थी। मतलब बंटी? हो सकता है सर, उस दिन बंटी पायल को मिलने के लिए आया था, और हो सकता है कि संजय का मोबाइल उसके हाथ लग गया हो। सर उस मोबाइल में जो फोटो थे उसके जरिए बंटी ने 20 लाख की डिमांड की, और जब उसे नहीं मिले तो उसने पैसे पाने के लिए दूसरा तरीका अपना लिया। उड़ा लो उसको। मी काय मदत करू का?
अब यही बोलेगा कि तू उसे ब्लैकमेल नहीं करता था। ये कैप, ये वही कैप है जो पहन के तू साइबर कैफे जाया करता था। सर मैं तो कभी साइबर कैफे गया ही नहीं सर। और सर कैब भी मैं अभी अभी पहनना शुरू किया। वो सर सट्टेबाज वाले फ़ोन करके धमकी देते सर, अगर 20 लाख रुपए नहीं दूंगा तो मार डालेंगे सर। जिस दिन पायल पे हमला हुआ तेरा फ़ोन क्यों बंद था? सर वो तो गुंडों के चक्कर में सर मैं ज़्यादातर ऑफ ही रखता हूँ सर। पायल ने पैसे देने से मना कर दिया, तूने उसकी ये हालत कर दी। बड़ा यकीन है ना तुझे कि बचेगी नहीं वो? सर वो मेरी बहन है सर, मैं अपनी बहन को कैसे मार सकता हूँ सर? ब्लैकमेलर ने 20 लाख रुपए मांगे थे, तुझे भी 20 लाख चाहिए थे सर, मुझे 20 लाख ही चाहिए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बहन का ये हाल करूंगा। और आपको मारना ना सर मार दो, फांसी पे चढ़ाना चढ़ा दो सर। वैसे भी मैं मरने वाला हूँ सर, 20 लाख रुपए नहीं दूंगा वो लोग मार देंगे, मेरी मौत पक्की है सर। कदम अंदर डालो इसको। सर 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 सुनिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज सर, सर प्लीज सर। सर डॉक्टर 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 डॉक्टर, पायल को शायद होश आ रहा है, वो कुछ कहने की कोशिश कर रही है। कम, आप लोग यहीं रुकिए, आपको बोल। डॉक्टर क्या हुआ? मेरे बेटे को होश तो आ गया ना? नहीं, पायल को अभी तक होश नहीं आया, बल्कि ये बुरा साइन है। बॉडी का कुछ रिएक्शन था। कोमाटो स्टेज के जो पेशेंट होते हैं अक्सर ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कि वो जिंदा है। कोमाटोस का मतलब? आपको कैसे समझाए? ये समझ लो कि पायल कोमा में जा रही है। सिस्टर, पायल के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। अगर संजय वाकई में अपना फोन पायल के घर पे भूल गया था तो वो फोन या तो राघव को मिल सकता है या बंटी को। राघव को शादी से पहले बोले गए झूठ को लेकर गुस्सा था और बंटी को पैसों की जरूरत, जिसकी वजह से ये दोनों पायल से बदला ले सकते हैं। सर ये भी हो सकता है कि ना ही फोन छूटा हो और ना ही फोन चोरी हुआ हो, बल्कि खुद संजय ने अपने किसी दोस्त को वो फोन दिया और उसके ही जरिए पायल से बदला लिया हो। दोस्त मतलब सुधा? हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है सावंत के राघव और बंटी एक दूसरे से मिले हुए हों। हेलो, ओह ओके, हॉस्पिटल से फोन था। डॉक्टर का कहना है कि पायल कोमा में चली गई है और कोमा से बाहर आने के उसके चांसेस बहुत स्लिम है। मतलब शायद ही वो हमें कभी बता पाएगी कि उसके साथ ये सब किसने किया। आइए सर, इनका फोन कल जयानगर से चोरी हुआ है। हमने कंप्लेंट तो ले ली है सर, लेकिन इनको आपसे मिलना था। क्यों, ऐसी क्या खास बात है? साहब मेरा नाम विट्ठल खड़से साहब, प्लीज मेरा मोबाइल खोज दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब। उसमें कुछ जरूरी फोटो है। ऐसी क्या जरूरी फोटो है? साहब मेरी 11 साल की बेटी थी, उसकी बीमारी की वजह से मौत हुई, उसी की कुछ तस्वीरें और आखिरी यादें थी जो हॉस्पिटल में ली थी। मुझे मोबाइल नहीं मिला तो भी चलेगा साहब, बस मुझे वो फोटो दिला दीजिए साहब। कहाँ से चोरी हुआ आपका मोबाइल? वो कल मैं जयानगर से आ रहा था तो किसी ने मुझे इशारे से बता दिया कि तुम्हारा गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ है। गाड़ी से नीचे उतर के देखा तो टायर ठीक था साहब। वापस मैं गाड़ी में आके बैठा तो डैशबोर्ड से मेरा मोबाइल गायब। सर जयनगर से फोन चोरी के ऐसे बहुत सारे केसेस आती हैं। इनका पूरा का पूरा गैंग है सर, जानबूझकर लोगों का ध्यान भटकाते और फिर फोन चोरी करते। ठीक है, आप जाइए, हम देखते हैं। चलिए। सावंत, संजय को इंट्रोगेशन में लो। ओके सर। सर मुझे छोड़ दो सर, मैंने कुछ नहीं किया। रोना गाना बंद कर, बैठ जा। मुझे ये बता, जिस दिन तेरा फोन चोरी हुआ उस दिन कुछ हुआ था? याद नहीं आ रहा है सर मुझे। ठीक से याद करके देख। जयानगर की तरफ गया था? जयानगर सर,
जयानगर से तो मैं हर रोज निकलता हूँ, वहाँ कुछ नहीं हुआ था सर। हाँ सर, जब मैं उस दिन पायल के घर से वापस आ रहा था ना, तब वहाँ किसी का झगड़ा चल रहा था सर। तो तेरा फोन बाजू की सीट पे रखा हुआ था? फोन, हाँ मैंने अपने कार के बाजू के सीट में रखा था, कार की दोनों विंडोज खुली थी। सर इसका मतलब मेरा फोन वहीं से चोरी हो गया सर। 2 लड़कों की शक्ल याद है जिनका झगड़ा चल रहा था? हाँ, शक्ल नहीं सर। सावंत, जयानगर और उसके आसपास के एरिया के सारे हिस्ट्री शीटर्स को राउंड पे लो। उनको पूछो वो किसी फोन चुराने वाले गैंग को जानते हैं। ओके सर। सर मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज। जा, लेकिन शहर से बाहर मत जाना। सर, इन 5 मोबाइल फोन के IMEI नंबर पायल को जो मैसेज आ रहे थे उन फोन से मैच हो रहे हैं। चोरी के फोन खरीदना और बेचने का काम करता है तू? तुझे पता है ना ये क्राइम है? साहब धंधा है ये मेरा, लोगों को फ़ोन बदलना अच्छा लगता है। अब उसमें कभी कभी चोरी का भी आ जाता है। अभी साहब कैसे पता चलेगा कौन सा चोरी का और कौन सा नहीं? पर हाँ, हर 2 दिन में एक आदमी आता है, मुझे लगता है वो चोरी का माल बेचता है। क्या नाम है उसका? साहब नाम तो नहीं मालूम, पर अब क्यों आया तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। नंबर लिख। हाँ साहब। क्या रफीक भाई बे, काम कब करेगा? हाँ चल ठीक है, मोबाइल बेचने का। ऐसा क्या देख रहे हैं, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मैं तो मोबाइल चेक कर रहा था। हाँ अच्छा, इसका 5000 मिलेगा। हाँ चलेगा, निकाल पैसा। रुक लाता हूँ। हाँ साहब, मैंने जो आदमी के बारे में बोला था ना, वो आया फ़ोन बेचने। रफीक नाम है उसका। अभी 3000 ही है, बाकी का 2000 2 मिनट में अरेंज करके देता हूँ। चलेगा, लेकिन जल्दी कर भाई। हाँ जल्दी हो जाएगा। चलना भाई, कितना टाइम लगेगा, लेट हो रहे हैं। हाँ बस 2 मिनट। अरे भाई बहुत लेट हो रहा है, ये ले तेरा पैसा, ले मोबाइल दे वापस। अरे 2 मिनट रुक। नहीं मेरे को निकलने का, मोबाइल दे। अरे भाई सुन तो सही है। नहीं चाहिए यार, बहुत लेट हो रहा है, तू ला मोबाइल ला। साहब वो अभी निकला। वोरा साहब। ठीक है, आई तू जरा जाऊन येतो। या सर, संजय के मोबाइल लोकेशन के मुताबिक कल शाम 7 बजे तक वो घर पर ही था, लेकिन राघव की मोबाइल लोकेशन बस अड्डे के आसपास दिखा रही है। अब कोई नाटक मत करना, हम सब जानते हैं पहले पायल पे हमला और अब रफीक का मर्डर। कल रात बस अड्डे क्या करने गया था? सर पायल की माँ का वापसी का टिकट बुक करने गया था। ये देखिए। बहुत स्मार्ट आदमी है, टिकट बुक करने के बहाने मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैं टिकट बुक करने गया था। भाई ये मोबाइल बेचना था।
नहीं मतलब कितना मिलेगा इसका? ये राघव झूठ बोल रहा है। सर, मोबाइल वाले का फोन। साहब, कल रफीक के हाथ में जो फोन था वही फोन लेकर एक आदमी आज इधर आया था। साहब, मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की ताकि आपको इत्तला कर दूं, पर वो जल्दी में था, बाइक लेकर निकल गया। साहब, मैंने उसकी बाइक का फोटो खींचकर आपको सेंड कर दिया है, उसमें आपको उसकी बाइक का नंबर मिल जाएगा। सावंत, इस नंबर को हर चेक नाके पे, हर टोल नाके पे सर्कुलेट कर दो। पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट कर दो, मुझे बाइक वाला किसी भी हाल में चाहिए। सर, वो रिंग रोड की तरफ बढ़ा है। हाँ, मैं उसे चेस कर रहा हूँ सर। हाँ। नाम क्या है तेरा? नाम क्या है तेरा? बात! शौकत साहब, पूना का रहने वाला हूं। बचपन से बहुत गरीबी देखी है साहब। हुनर के नाम पर सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग का काम जानता था साहब। इतनी महंगाई में घर नहीं चलता साहब। मेरे को बहुत जल्दी पैसा कमाने का था साहब, इसलिए अपने दोस्त रफीक के साथ मिलकर मैं लोगों का ध्यान भटका कर उनके मोबाइल उड़ाता था। मैं लॉक खोलकर डाटा क्लीन कर कर मोबाइल भेज देता था साहब। लेकिन साहब, उस दिन जो मोबाइल हम लोगों ने उड़ाया था उसका लॉक खोला तो साहब मेरा दिमाग खराब हो गया देख के। उसमें लड़के और लड़की की वैसी फोटो और वीडियोस थी। मैं सिर्फ मजे लेना चाहता था साहब। ब्लैकमेल तो सिर्फ उसको बुलाने के लिए कर रहा था, इसलिए उसको गुलमोहर रोड वाले बंगले पर बुलाया। बेहोश करने के लिए उसके सर पर रॉड मारी साहब, ताकि वो चीखे चिल्लाए नहीं। साहब, दर्द और गुस्से में मैं पागल हो रहा था। तभी डिसाइड कर लिया था कि इसके साथ रेप नहीं करूंगा, उससे भी बुरा करूंगा। पायल, रफीक को क्यों मारा? वो सब जानता था साहब कि मैंने क्या क्या कांड किया, और आप लोग भी उसको ढूंढ रहे थे साहब। मैं जानता था कि आप लोग पकड़ लोगे और वो सब बक देगा, इसलिए सब उसको पैसे का लालच देकर बस स्टैंड के पीछे बुलाया। रफीक भाई, मेरे को जाने का है, पैसा लाया ना भाई, पैसा मेरे को। रफीक को तो तूने मार दिया, लेकिन उसके मोबाइल ने हमें तुझ तक पहुंचा दिया। शौकत को उसके किए की सजा बेशक मिल जाए, पर पायल ने जो खोया है वो वापस मिलना नामुमकिन है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो कोमा से कभी बाहर आएगी भी या नहीं। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। पंद्रह साल पहले हमने कोयल को अनाथ आश्रम से गोद लिया था। माना हमने कोयल को जन्म नहीं दिया था, लेकिन उसके आते ही हम तीनों को एक नया जन्म हुआ था। पर कोयल 7 महीने की हुई तो पता चला वो दूसरे बच्चों जैसी नहीं थी। कोयल की कॉम्प्लिकेशंस उसके जन्म से ही हैं। ऐसा नहीं है कि सुन बोल नहीं सकती, मगर ये नॉर्मल बच्चों के जैसे नहीं है। उसका दिमाग शायद 5-6 साल के बच्चों से ज़्यादा कभी विकसित नहीं हो पाएगा। उसमें बोलचाल की शक्ति को डेवलप करने के लिए आपको काफ़ी पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ऐसे बच्चों से कम्युनिकेट करना आसान नहीं होता। कोयल बेटा बोलो, मम्मा मम्मा मम्मा। अच्छा बेटा बोलो, पापा। कोयल के मुंह से माँ और पापा सुनने के लिए हमें 5 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन इसके अलावा कोयल कुछ भी सही से बोल ही नहीं पाती थी। पर हमने उम्मीद नहीं छोड़ी
और कोयल के भाग्य से ही मैं शादी के 8 साल बाद पहली बार माँ बनी। और एक के बाद एक हमारी जिंदगी में विभू और गुंजन भी आ गए। अब हमारा परिवार तो पूरा हो गया था। जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे तो दिल शहर से जाता था हमारा। मम्मा, कोयल दीदी ऐसी क्यों है? उनकी वजह से सब मुझे स्कूल में चिढ़ाते हैं कि पागल का भाई पागल। नहीं वैभव, क्या हुआ? वहाँ लगी? नहीं लगी। नहीं लगी? नीचे उतर, नीचे उतर। कितनी बार कहा है जब भी ऐसा हो तो सीधा बाथरूम जाया कर। गुंजन बेटा, आप चलो मेरे साथ, चलो आओ मेरे साथ। तंग आ गई मैं। कब तक ऐसे बच्चों के जैसे तेरी साफ सफाई करती रहूंगी मैं? हाँ, चलो चल। कोयल, हमारे साथ खेलोगी डॉक्टर डॉक्टर? दीदी, तू अपने साथ साथ मेरा भी मजाक उड़वा रही हो। अब चलो। ए बिगू, किधर जा रहा है? अंकल, बस मार्केट जा रहा हूँ। मैं भी मार्केट जा रहा हूँ, साथ में चलते हैं। हाँ, चलो। अरे बिगू, ये कह रही है कि मेरी ड्रेस में अच्छी लग रही है। हम भी करें बिगू, करें। 1 2 3। कितना गंदा किया हुआ सब कुछ। मम्मा, ये क्या होता रहता है कोयल दीदी को? कितनी गंदी स्मेल आ रही है। इसने अपने साथ साथ हम सबको पागल कर रखा है। वैभव, तू अंदर जा और गुंजन को संभाल जा। हाँ मम्मा। गुंजन ने क्या है, यही पर सूसू कर दिया और उसी में खेले जा रही है। उठ, खड़ी हो। कोयल उठ, कपड़े बदलने हैं ना, उठ। कोयल उठ, कोयल, कोयल चल अंदर। सुधा, क्या हो रहा है? कोयल, क्या हो रहा है? ये देखो क्या गंदगी फैलाई हुई है इसने। बहुत असभ्य होती जा रही है। कुछ भी समझाओ तो चीजें तोड़ने फोड़ने लग जाती है और इसका असर ना वैभव और गुंजन पर भी पड़ रहा है। इसके साथ साथ उनको संभालना मुझसे नहीं हो रहा केशव जी। मेरा धैर्य अब टूट रहा है। धैर्य रखना पड़ेगा सुधा, नियति को स्वीकार करना पड़ता है। कब तक स्वीकार करूं केशव जी? बहुत हो गई ममता, अब बस। कोयल बोल नहीं सकती है और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। जी सर, वो बचपन से ही ऐसी है, इसलिए हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। वो तो किसी को बता भी नहीं सकती कि उसका घर कहाँ पर है। लेकिन कोयल खोई कैसे? सर, वैसे तो हम अकेले उसे कहीं बाहर जाने नहीं देते, लेकिन आज अपने छोटे भाई वैभव के साथ बाजार गई थी। बारिश में क्यों भीग रही है? मम्मा, मम्मा, क्या हुआ? मम्मा, हाँ? वो कोयल दीदी। वैभव घर आया तो उसने बताया, उसे पता ही नहीं चला कोयल बीच रास्ते में कब खो गई। सब हमने उसे सब जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रही है। कोयल की फोटो सभी पेट्रोलिंग टीम्स को भेजो और इनके घर के आसपास पूछताछ करो। हो सकता है वो रास्ता भटक गई और ठीक से बोल ना पाने के कारण कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा। ठीक है सर। अब फिक्र मत कीजिए। कर्पूरगौरं कणावतारं संसार सारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे परं भामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव
हटाओ। जैन सर, सर आइए। सर, ये तो कोयल है। आसपास अच्छे से चेक करो। विजय, कोयल गोविंद नगर की है और उसके भाई के हिसाब से वो घर के पास में उसके साथ खेल रही थी जब गायब हुई। उसका घर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। 15 साल की बच्ची को मार कर इतनी दूर मंदिर के सामने डालने का क्या मकसद हो सकता है? चेक करो। सर, इस बच्ची को केवल मारा ही नहीं गया, शायद इसके साथ रेप भी किया गया। इसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था सर। सर, गला घोट के मारा गया। तो सर, आपका कहना है कि ये बच्ची गोविंद नगर में रहती थी, लेकिन मैंने जब मंदिर के पुजारी जी से इसके बारे में बात करी तो उनका तो इसके बारे में कुछ और ही कहना है। साहब, करीब 3 महीने पहले कुछ लोग उस बच्ची को बच्चा चोर समझकर यहाँ पर पीट रहे थे साहब। क्यों मार रहे हो? अरे क्यों मार रहे हो बच्चे को? भाई बहन का बच्चा चोरी करने की कोशिश कर रही थी। अरे इसकी हालत देखो बेचारी की, पागल है बेचारी। है ये क्या बच्चा चोरी करे? पागल है इसलिए छोड़ दे रहे हैं। दोबारा इस मोहल्ले में नजर आई तो आप कुछ नहीं। साहब, वो बच्ची ना तो ठीक से बोल सकती थी और ना ही उसकी दिमागी हालत ठीक थी, इसीलिए लोगों ने इसे छोड़ दिया। सब वो मंदिर के बाहर बैठी रहती थी, आते जाते लोग उसे पैसे और खाने को कुछ दे देते थे। और रात को वो यहीं मंदिर में सो जाती थी। करीब 2-3 दिन वो यहाँ पर थी और फिर अचानक से गायब हो गई। और सर, आज उसकी लाश देखकर मैं तो हैरान ही रह गया। आपको पूरा यकीन है कि यही लड़की थी? हाँ सर, यही लड़की थी। सर, पंडित जी के मुताबिक कोयल 3 महीने पहले भी इसी मंदिर के बाहर 2-3 दिन तक भीख मांग रही थी और इसी मंदिर के बाहर सो भी रही थी। तो क्या मतलब सर, कोयल 3 महीने पहले भी गायब हुई थी? लेकिन कोयल के पेरेंट्स ने हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया। पता करो कि 3 महीने पहले किसी थाने में कोयल की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी या नहीं, या फिर उसके पेरेंट्स हमसे कुछ छुपा रहे हैं। फिलहाल माता पिता को बॉडी की शिनाख्त के लिए बुलाओ और उसके बारे में सारी डिटेल्स निकालो। ठीक है सर। कोयल, कोयल, कोयल उठ बेटा, देख देख मम्मी आई है बेटा, उठना। कोयल, उठना बेटा, उठना। मम्मा, पापा, पापा। दीदी, बंद करो गुड़गुड़ करना। आपकी वजह से हमेशा मेरी इंसल्ट होती है। आपके सॉरी बोलने से क्या होगा? लोग मुझे पागल का भाई पागल बोलना बंद कर देंगे। मम्मा, मम्मा, दीदी मिली। पापा बताओ ना, कहाँ है दीदी? बताओ ना मम्मा, प्लीज बताओ ना। सर, मैंने कोयल के बारे में पता किया। कोयल बचपन से ही अबनॉर्मल थी, ठीक से बोल भी नहीं पाती थी सर। और सर, केशव और सुधा कोयल के असली माँ बाप नहीं है। 15 साल पहले अनाथ आश्रम से उन्होंने कोयल को गोद लिया था। मतलब कोयल अडॉप्टेड थी? विजय, एक बात तो कंफर्म है कि 3 महीने पहले कोयल उसी मंदिर के बाहर भीख मांगते देखी गई थी जहां उसकी लाश मिली, और तब उसके माँ बाप ने उसके गायब होने की कंप्लेंट नहीं लिखाई थी। कोयल के माँ बाप कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहे। तो आप ये मानते हैं कि 3 महीने पहले कोयल आपके साथ 2 दिन के लिए नहीं थी, बल्कि मंदिर के पास अनाथ बच्चों के जैसे भटक रही थी, और आपने पुलिस में उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखाई? क्योंकि सर, कोयल खोई नहीं थी, हम खुद इसे छोड़कर आए थे। धैर्य रखना पड़ेगा सुधा।
नियति को स्वीकार करना पड़ता है। कब तक स्वीकार करूं केशव जी? बहुत हो गई ममता, अब बस। मुझे माफ कर देना कोयल। मुझे माफ कर देना माँ, इसको तेरे सहारे छोड़कर जा रही, इसका ख्याल रखना। सुधा, क्या? हमारा धैर्य टूट गया था सर। 15 साल से उसे अपने कलेजे से लगा के रखा, लेकिन उस रात मेरी ममता पर ग्रहण लग गया। हम इतना गिर गए कि उसको नींद की गोली खिलाकर बेसहारा मां छोड़ा है। उसको छोड़कर आने के बाद मुझे हर पल ऐसा ही लगा कि मैंने सही नहीं किया। ये सिर्फ पश्चाताप नहीं था सर, उसके बिना घर सच में काटने को दौड़ता था। लेकिन वो तो सिर्फ 2 दिन थे। अब कहां से ला पाऊंगी मैं उसे? सर, माना कि हमसे गलती हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद ही हम कोयल को वहां से वापस ले आए थे। कोयल? कोयल, कोयल? कोयल बेटा, कोयल? कोयल बेटा उठो। हाँ बेटा, हाँ बेटा। चलो मान लिया कि 3 महीने पहले आप लोगों ने पश्चाताप कर लिया था, लेकिन इस बार कोयल गायब नहीं हुई है, उसकी हत्या हुई है। कहीं इस बार भी तो आप लोगों ने उसे... ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर, हम लोग सपने में भी कोयल के साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। बुरी तो कोयल की किस्मत थी। पहले अनाथ थी, फिर परिवार मिला, लेकिन वैसी जिंदगी नहीं मिली जैसी दूसरे बच्चों को मिलती है, और फिर मौत भी मिली तो इतनी बेरहमी से। मुझे तो लगता है कि उसके दोषी वही लोग हैं जिनको उसने अपना माना था। हाँ सर, हम दोषी हैं, लेकिन उसकी मौत के नहीं, उसकी जिंदगी के। उसको सब कुछ देना चाहते थे, मगर अब तो खुद पर ही शक होता है कि वाकई हमने उसे अपनी बेटी माना था, या वैभव और गुंजन के आने के बाद उसे पराया समझने लगे थे। सौतेले थे ना। अब क्या सर, अब तो सारी दुनिया ही हम पर शक करेगी। शक तो करेगी। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, लेकिन दोबारा बुलाऊंगा। इन लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स और बाकी सारी एक्टिविटीज चेक करो। हो सकता है नाटक कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर इन दोनों ने 3 महीने पहले कोयल को उस मंदिर के बाहर छोड़ा था, तो इस बार उसका मर्डर करके उसकी बॉडी को उसी मंदिर के पास छोड़ने की गलती तो नहीं करेंगे। और सर, इनकी बातों से लग भी नहीं रहा है कि कोयल के रेप केस में इन्वॉल्व है। और जब हमने वैभव से बात की थी तो उसने बताया था कि जब कोयल गायब हुई वो वैभव के साथ ही थी। विजय, हो सकता है इन लोगों ने वैभव से झूठ बुलवाया,
और कोयल के रेप में भी ये लोग इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन कोयल की बॉडी मंदिर के पास मिलने का उस बात से कनेक्शन हो सकता है जो पुजारी ने बताई थी, जब लोगों ने कोयल को बच्चा चोर समझकर पीटा था। हर पॉसिबिलिटी पे काम करो। ठीक है सर। दिमागी तौर से अपंग 15 वर्षीय कोयल की हत्या के साथ उसके रेप की आशंका भी जताई जा रही थी और यह केस अभी कोयल की जिंदगी के कई और चौंकाने वाले रहस्य सामने लाने वाला था। लेकिन उसकी इस नियति का जिम्मेदार कोई एक नहीं था। ऐसे कई चेहरे थे जो सबको चौंकाने वाले थे। सर, मैंने कोयल के मोहल्ले में पूछताछ की। कई लोगों ने बताया कि भले ही सुधा और केशव अपनी बच्ची की मानसिक स्थिति को लेकर परेशान थे, लेकिन वो अपनी बेटी से प्यार भी बहुत किया करते थे। और हाँ सर, ये भी पता चला है कि मोहल्ले के कुछ बच्चे कोयल को अक्सर परेशान करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। ऐसी लड़कियों पर कई लोग नजर गड़ा कर रखते हैं। पता करो कि कोयल के मोहल्ले में कोई ऐसा था क्या जिसका कोयल के रेप और मर्डर में हाथ हो सकता है। ओके सर। सर, मैंने कोयल के पेरेंट्स के कॉल रिकॉर्ड चेक किए थे। सर, उसके फादर की आईडी में एक ऐसा नंबर मिला है जिसे फेक आईडी देकर खरीदा गया था। सर, वो नंबर किसी पराग शाह के नाम रजिस्टर्ड है। सर, जो एड्रेस मेंशन था वहाँ पे कोई पराग शाह नहीं रहता। फिलहाल ये नंबर भी बंद है और ये आईडी पे हमें ये फोटो मिला है। पराग शाह, इसके बारे में और डिटेल्स निकालो और केशव को थाने बुलाओ। ठीक है सर। ये पराग शाह एक एनजीओ चलाता है। अब एक बार हम लोग कोयल के साथ मंदिर गए थे तो हमें वही मिला था बस। जय माता दी। जय माता दी। मेरा नाम पराग शाह है। क्या मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? जी बोलिए। हमारा एक एनजीओ है जोधपुर में। हम वहाँ ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं। हम अपने एनजीओ के थ्रू ऐसे बच्चों को उन स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं जहाँ ऐसे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनमें कई तरह की प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप की जाती है ताकि कल को ये किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। सर, हम उसकी बातों में आ गए थे और फिर उसने हमारी कोयल का फोटो खींचा था। सर, ये पराग शाह जोधपुर के किसी स्कूल और हॉस्टल में कोयल का एडमिशन करवाने को बोल रहा था, तो हमको लगा कि वो बहुत दूर है तो हमने मना कर दिया। यही पराग शाह? जी सर, यही है। ये वही औरत है ना जिसके बारे में पुलिस हमसे पूछ रही थी? तेरे घर भी आई थी क्या? हाँ, मैंने तो बोल दिया। ये लोग पहले भी एक बार कोयल को छोड़ा है, क्या पता इस बार इन्होंने उसको मरवा दिया हो। मम्मा, सर, इस पराग शाह के बारे में कुछ बातें पता चली है। वो अपने एनजीओ के नाम पर चिट फंड के जरिए लोगों से डोनेशन इकट्ठा करता था, लेकिन असल में उसकी कोई एनजीओ है ही नहीं। फ्रॉड के केस में कानपुर पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। मतलब पराग फ्रॉड है ये तो पक्का, लेकिन क्या वाकई कोयल के रेप और मर्डर में भी उसका हाथ है? सर, खबरियों को इस काम पे लगा दिया है और सर उस आदमी का भी पता चल गया है जो कोयल को मंदिर के पास बच्चा चोर समझ के लोगों से पिटवा रहा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, उसने मेरी बहन का बच्चा छीनने की कोशिश की थी। लेकिन तेरी बहन का बच्चा चोरी तो नहीं हुआ था ना?
चोरी तो नहीं लेकिन छीनने की कोशिश की थी। वो तो पंडित जी ने बोला कि वो लड़की पागल थी। उसके बाद से हमने उसको कुछ नहीं कहा साहब। तो तब कुछ नहीं किया होगा, लेकिन उसके बाद उसकी नासमझी का फायदा उठाने की सोची होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया साहब हमने। ठीक है, अभी जाने दे रहा हूँ, लेकिन शहर छोड़कर मत जाना। हाँ। सर कोयल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन कोयल के पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट कराई थी, उसी रात तकरीबन 1 बजे से 2 बजे के बीच उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। और सर कोयल की हत्या से पहले उसके साथ गैंगरेप किया गया था। गैंगरेप? हाँ सर। सर चौंकाने वाली बात यह है कि कोयल प्रेग्नेंट थी। उसके गर्भ में 3 महीने का बच्चा था। क्या? 15 साल की बच्ची 3 महीने से प्रेग्नेंट, और उसके साथ? सर कोयल की बॉडी पे 3 लोगों के डीएनए भी मिले। हो सकता है कि इन 3 लोगों ने उसका रेप किया। अशोक सर, वो आदमी जिसने कोयल को मंदिर के पास बच्चा चोर बताकर पीटा था, उसके साथ और भी लोग थे ना? यस सर, मंदिर के आसपास के काफी लोग थे। तो उस आदमी को और उसके साथ के बाकी सारे लोगों को उठवाओ। कोयल का एक लंबे समय से शारीरिक शोषण हो रहा था और चौंकाने वाली बात यह थी कि महज 15 वर्षीय कोयल की हत्या के वक्त उसके गर्भ में 3 महीने का बच्चा था और 3 महीने पहले ही उसके माता पिता ने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की थी। हालांकि 2 दिन बाद उन्होंने अपनी भूल का पश्चाताप कर लिया था। लेकिन क्या कोयल के माता पिता इस राज से परिचित थे कि कोयल गर्भवती थी? क्या कोयल प्रेग्नेंट थी? ये आप क्या कह रहे हैं सर? वही कह रहे हैं जो सामने आया है। सर हम तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोयल के साथ ये सब। साहब हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। क्या किया है और क्या नहीं वो तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट से पता चल जाएगा। अशोक रुकना नहीं जब तक सच ना बोले। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। केशव जी, कोयल सिर्फ 3 महीने प्रेग्नेंट ही नहीं थी, बल्कि उसकी रिपोर्ट के हिसाब से लंबे टाइम से उसके साथ शारीरिक शोषण हो रहा था। जिस किसी ने भी ये किया है ना, आप उसे छोड़ना मत। छोड़ेंगे तो हम किसी को भी नहीं। फिलहाल ये बताइए कि आपके आस पड़ोस या मोहल्ले में कोई ऐसा था जिसकी कोयल पर बुरी नजर हो? सर कोयल को कभी भी अकेले बाहर नहीं जाने देते थे। वो जिद भी करती थी ना, तो मैं, केशव जी या वैभव हमेशा उसके साथ रहते थे। जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन भी वो वैभव के साथ ही गई थी? जी। हम वैभव से दोबारा मिलना चाहते हैं। बेटा, जब आप अपनी कोयल दीदी के साथ खेलने जाते थे तो कोई लड़का दीदी को परेशान करता था? अंकल, कोयल दीदी को फुटबॉल खेलना अच्छा नहीं लगता था और जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलता था तो दीदी मिट्टी पर ड्राइंग बनाती थी। फिर दीदी की दोस्ती बग्गा अंकल से हो गई। वो उनकी हर बात समझते थे, इशारे में बात करते थे तो दीदी बहुत हंसती थी। ये बग्गा कौन? हमारे पास के मोहल्ले में रहता था। तो बेटा आपकी दीदी की बग्गा अंकल से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी? हाँ अंकल, वो उन्हें बहुत पसंद करती थी क्योंकि वो उन लड़कों को मना करते थे दीदी को परेशान करने से। किन लड़कों को? वो दूसरे मोहल्ले वाले लड़के, वो हमेशा दीदी का मजाक उड़ाते थे। बेटा, जहाँ आप अपनी कोयल दीदी के साथ खेलते थे हमें ले चलोगे वहाँ? अंकल, मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता था और दीदी वहाँ ड्राइंग बनाती थी। बेटा, जिस दिन आपकी कोयल दीदी खोई थी उस दिन यहाँ ग्राउंड में बग्गा अंकल या फिर वो लड़के थे? क्या वो बेटा? डर नहीं बेटा, बताओ सर को जो जानते। आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? नहीं बेटा, गुस्सा नहीं होऊंगा। पापा, मैंने उस दिन आपसे झूठ कहा था। उस दिन जब मैं और दीदी शॉप पे जा रहे थे तो मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लग गया था और दीदी बोर हो रही थी। मुझे खेलने दो और जाओ अपनी ड्राइंग बनाओ।
मैंने दीदी को कहा था वेट करने के लिए, लेकिन पता नहीं अचानक से दीदी कहाँ गायब हो गई। इस केस में एक के बाद एक कई राज खुल रहे थे और सबसे चौंकाने वाला राज ये था कि 15 वर्षीय कोयल के गर्भ में बच्चा किसका था। ऐसा कौन था जो एक लंबे समय से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था, और वो कौन थे जिन्होंने गर्भावस्था में कोयल का गैंगरेप किया था। वैभव के बयान के मुताबिक कोयल को जहां आखिरी बार देखा गया था वहां फिलहाल कोयल के साथ हुए अपराध का कोई लीड नहीं मिल रहा था, लेकिन शक के आधार पर कोयल के मोहल्ले के वैद्य, चंदर, लोकेश और बग्गा को तलब किया गया। सर हम मानते हैं कि कोयल पर हमारी बुरी नजर थी, लेकिन सर बग्गा ने हमें कभी भी उसके ऊपर चांस नहीं मारने दिया। सर कोयल को तूने ही प्रेग्नेंट किया है ना? आप गलत समझ रहे हैं साहब। और तू क्या समझ रहा था कोयल को? बात करते करते प्यार करने लगा था उससे? साहब वो छोटी बच्ची थी। फिर भी तो छोड़ा नहीं ना उसे? कितने टाइम से मोलेस्ट कर रहा है? अब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब। ये जरूर चंद्र, लोकेश और वैद्य की करतूत है साहब। हो सकता है कि तूने कोयल को प्रेग्नेंट किया और उन लोगों ने उसके साथ गैंगरेप। जब तक तुम सबके सब सच नहीं बोल देते ना, एक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। इसको तब तक तोड़ते रहना जब तक ये सच नहीं बोलता है। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। विजय सब ढीठ है, आसानी से मुंह नहीं खोलने वाला। ऐसा करो, सबका डीएनए टेस्ट करवाओ, पता चल जाएगा कि कोयल के पेट में किसका बच्चा है और किसने उसका रेप किया। ठीक है सर। क्या सोच रहे हो? क्या सोचूंगा? अब कुछ बचा है सोचने के लिए? हमने तो हमेशा कोयल का भला ही सोचा था। लेकिन एक गलती भी की सुधा। क्यों मैं तुम्हारी बातों में आ गया? सर सर पराग शाह के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। सर उसे एक मंदिर के आसपास देखा गया है जहां वो डोनेशन के लिए उस फैमिली से मिल रहा है जिनके बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है। जहां वो देखा गया, अगर वहां पूछताछ की तो वो अलर्ट हो जाएगा। उस एरिया पर नजर बनाए रखो और जैसे ही दिखाई देता है अरेस्ट कर लो उसे। ठीक है सर। जी नमस्ते, मेरा नाम पराग शाह है। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? जी बोलिए। हमारा एक एनजीओ है जहाँ हम मेंटली और फिजिकली चैलेंज बच्चों को एजुकेशन और उनमें प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करने के लिए काम करते हैं। कोयल के साथ क्या किया था आपने? कोयल याद नहीं आ रहा? चलो हम याद दिलाते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं लोगों को चीट करता था और मैंने कोयल के फादर से कोयल का एडमिशन करवाने के लिए 10,000 निकलवा लिए थे, लेकिन कोयल के साथ मैंने कुछ नहीं किया साहब। तूने कोयल के पिता से 10,000 लिए थे? हाँ सर। क्या कहा था उनसे? मैंने उन्हें कोयल का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कहा, उसका एडॉप्शन सर्टिफिकेट और मेडिकल रिपोर्ट मांगी। सोचा डॉक्यूमेंट के साथ कुछ और पैसे ऐड सकता हूँ। और उसके बाद? साहब उसके बाद वो मुझे टालने लगे। नमस्ते केशव जी, वो कोयल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। पराग जी, अब हमें अपनी बेटी कोयल का एडमिशन वहाँ नहीं करवाना है, और वो जो हमने आपको 10,000 रुपये दिए थे वो भी लौटा दीजिए। साहब मुझे लगा उनको मुझ पे शक हो गया है, इसलिए मैंने जो नंबर उनको दिया था वो मैंने बंद कर दिया ताकि दोबारा वो फ़ोन करके मुझसे 10,000 रुपये ना मांगने लगे। इसके अलावा साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोयल की मेडिकल रिपोर्ट से कोयल के पेरेंट्स को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया, इसी वजह से वो लोग पराग को अवॉइड कर रहे हैं? हो सकता है। पता करो कि कोयल के पेरेंट्स ने उसका मेडिकल टेस्ट करवाया था और इस पराग का भी डीएनए टेस्ट करवाओ। हो सकता है ये भी कुछ छुपा रहा हो।
ठीक है सर। कोयल के गैंगरेप और हत्या में पराग की भूमिका और भागीदारी का पता लगाया जा रहा था, लेकिन ये पता लग चुका था कि कोयल के पेरेंट्स ने उसकी हत्या से 1 महीने पहले उसका मेडिकल टेस्ट करवाया था। यस सर, मैंने कोयल का मेडिकल टेस्ट किया था और ये बात उसके पेरेंट्स को पता थी कि कोयल प्रेग्नेंट है, बट उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये बात किसी से शेयर ना करूं। सर इसका मतलब ये हुआ कि केशव हमसे स्टार्टिंग से ही झूठ बोल रहा है। और अगर ये पॉसिबिलिटी है तो ये भी हो सकता है कि केशव ही कोयल को मोलेस्ट कर रहा हो और ये बात सुधा को अच्छी तरह से पता हो। इसी वजह से सुधा कोयल को घर से निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये बात वो सबको नहीं बता सकती। इस वजह से उनकी काफ़ी बदनामी होती। विजय, जैसा तुम बोल रहे हो उसके हिसाब से तो कोयल के पेट में केशव का ही बच्चा है, लेकिन कोयल का गैंगरेप भी हुआ था। सर हो सकता है कि इस बार प्रेग्नेंट कोयल को जानबूझकर उन्होंने ऐसी जगह छोड़ दिया और मौके का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने उसका गैंग रेप कर दिया। लेकिन उसकी बॉडी को उस जगह पर डंप करने का क्या मतलब, जब 3 महीने पहले उसके माँ बाप उसे छोड़कर गए। कभी चाहता था कि कोयल के परिवार वाले इसमें फंसे, या फिर कहानी कुछ और ही है? सर कहानी चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अगर कोयल को प्रेग्नेंट करके गायब करने में केशव का ही हाथ है तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसी ने वैभव से झूठ बुलवाया हो कि जब कोयल गायब हुई वो उसके साथ। केशव अब और झूठ नहीं बोल पाएगा, थाने बुलवाओ इसे। ठीक है सर। सर मैं मानता हूँ कि मुझे पता था कि कोयल प्रेग्नेंट है, और सर मैं आपको सब कुछ सच से बताना भी चाहता हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और तूने सब कुछ इसलिए छुपाया क्योंकि उसके पेट में तेरा ही बच्चा था। तू ही था ना जो उसे मोलेस्ट कर रहा था। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इतना घिनौना इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। चाहे तो मेरा डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। वो तो करवाएंगे, और भले ही उसके पेट में तेरा बच्चा नहीं था, लेकिन तेरे पास मोटिव था उसको मारने का। सर मैं सपने में भी कोयल को मरवाने की नहीं सोच सकता सर। क्यों? 3 महीने पहले तो अपनी बीवी के साथ उसे मरने के लिए मंदिर के बाहर छोड़ आया था। क्या पता उसकी प्रेगनेंसी का मालूम हुआ तो फिर से वैसे ही किया हो। सर ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं है तो पहले सब कुछ सच क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमें लगता था कि हमारी गलती से ही कोयल प्रेग्नेंट हुई है, क्योंकि हम ही लोग उसे मंदिर छोड़ाए थे। मुझे शक था कि 3 महीने पहले उस मंदिर के पुजारी ने ही उसका बलात्कार किया होगा। मैंने मंदिर के आसपास पता किया तो मुझे पता चला कि मंदिर का पुजारी 2 दिन तक उसके साथ बड़ी हमदर्दी दिखा रहा था। सर मुझे अब भी लगता है कि उस मंदिर के पुजारी ने ही कोयल को प्रेग्नेंट किया होगा। साहब हमने तो दया भाव से उस बच्ची को 2 दिन मंदिर में सहारा दिया, और आप हमारी दयालुता को इतनी बुरी नजर से देख रहे हैं। आप पर शक कोयल के पिता ने जताया है, और वैसे भी जब आपने कुछ किया नहीं है तो फिर डीएनए टेस्ट करवाने में प्रॉब्लम क्या है? वासना इंसानी मानसिकता की दुर्बलता है, और जब वो घिनौना रूप अख्तियार करती है तो कोयल जैसी बच्चियां सबसे ज्यादा असुरक्षित होती हैं। कोयल के साथ जो कुछ भी गुजरा था वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था, लेकिन उसको इंसाफ दिलवाने के लिए पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। शक के दायरे में आए हर शख्स का डीएनए लिया जा रहा था, लेकिन परिणाम अब भी शून्य थे। सर कोयल के पिता के साथ साथ जितने भी लोगों के डीएनए सैंपल हमने लिए हैं सर, उनमें से किसी का भी डीएनए कोयल के पेट में जो बच्चा है उससे मैच नहीं करता है, और ना ही उन 3 डीएनए से मैच करता है जो रेप के बाद कोयल की बॉडी पर हमें मिले थे। लेकिन सर डॉक्टर के मुताबिक उन 3 डीएनए में से किसी एक का डीएनए कोयल के पेट में जो बच्चा है उससे मैच करता है। मतलब जिस आदमी ने कोयल को प्रेग्नेंट किया था उसी ने 2 और आदमियों के साथ मिलकर उसका गैंगरेप किया। विजय, हमने कोयल के पिता के साथ साथ बाहरी एंगल को भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोयल का रेपिस्ट उसका कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसका उसके घर में आना जाना हो? कोयल के माँ बाप से पता करो कि ऐसे कौन कौन लोग थे और उनमें से किसका इस कांड में हाथ हो सकता है। ठीक है सर। पुलिस अब नए सिरे से कोयल और उसके परिवार के बाहरी और अंदरूनी एंगल्स को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन नतीजे तक पहुंचने के लिए उन्हें अब भी काफी मशक्कत करनी थी। सब बता दो साहब, उसका रेप किया हम लोग ने, मगर उसके पेट में जो बच्चा था वो पंकज का था, हमारा नहीं था साहब।
बता, कब से मॉलेस्ट कर रहा था कोयल को? सर, कोयल जैसे जैसे बड़ी हो रही थी मेरा मन उस पर फिसल रहा था, लेकिन सर मैं हमेशा खुद पे कंट्रोल कर लेता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि दीदी उसे 2 दिन मंदिर छोड़ के आई है, तब मुझे लगा कि दीदी को भी उसकी पड़ी नहीं है, और इसी बात का फायदा उठा के मैंने एक दिन सब घर वालों को बाहर भेज दिया, और उसी दिन उसके साथ सर मुझे पता था कि वो इस बारे में किसी को बता नहीं पाएगी, लेकिन एक दिन अचानक से मुझे सुधा दीदी का फोन आया। वो मुझसे तुरंत मिलना चाहती थी। मुझे लगा शायद उनको पता ना चल गया हो। मैं हिम्मत करके उनसे मिलने पहुंचा। क्या बात है दीदी, आपने मुझे क्यों बुलाया? और दीदी ने जो कहा वो सुन के मैं हैरान रह गया। महीने पहले मैंने जो कुछ भी किया उसका पश्चाताप मैं कोयल को वापस लाकर कर चुकी थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि कोयल प्रेग्नेंट है, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। सोचा कि उसका अबॉर्शन करा दूं। दिल्ली के अस्पताल भी लेकर गई, लेकिन वहां डॉक्टर बोली कि उसका अबॉर्शन होना नामुमकिन है, और ऐसे में उसका अबॉर्शन नहीं होता तो कोयल के साथ साथ उसका बच्चा भी। मैं हार गई थी सर। कोयल की वजह से वैभव और गुंजन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी, और मैंने पंकज को कोयल को मारने को नहीं कहा। मैंने बस इतना कहा था कि किसी ऐसी जगह छोड़ा जहां से वो कभी वापस ना आ सके। बहुत भरोसा था ना तुम्हें पंकज पर, है ना? तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि कोयल के पेट में पंकज का ही बच्चा था। क्या? कोयल के पेट में पंकज का बच्चा? दीदी को पता नहीं था कि कोयल को मैंने ही प्रेग्नेंट किया था, और उन्होंने मुझे कोयल को मारने के लिए भी नहीं बोला था, लेकिन मैंने सोचा अगर उसे कहीं छोड़ के ही आना है तो उसके साथ। दीदी ने बोला था कोयल विभू के साथ बाहर गई थी, विभू खेल रहा था और मैंने कोयल को ग्राउंड के बाहर से अकेले आते हुए देखा। पंकज, ये क्या बोल रही है? गंदा गंदा क्या बोल रही? और भाई हम सबको, चल इसे मारना पड़ेगा। हमने जानबूझ के उसकी बॉडी मंदिर के पास फेंकी, क्योंकि जीजाजी को शक था कि कोयल के पेट में जो बच्चा है वो पुजारी का था। सर, मुझे सच में नहीं पता था कि पंकज कोयल को जान से मार देगा। लेकिन इतना तो जानती थी कि एक 15 साल की बच्ची जो 3 महीने प्रेग्नेंट है, उसको वो दर दर भटकने के लिए छोड़ देगा। जब कोयल को अपनी जिंदगी से अलग ही करना था, तो उसे गोद क्यों लिया था? केशव जी, हमने तो सोचा था कि कोयल को गोद लेके उसको दुनिया की सारी खुशियां देंगे, लेकिन ये सब। सुधा, करनी चाहे भली हो या बुरी, लेकिन उस करने के नीचे दस्तखत हमेशा हमारे ही होते हैं। कहते हैं इंसान भलाई भी अपने स्वार्थ के लिए ही करता है, लेकिन प्यार और ममता हमेशा निस्वार्थ होते हैं। माना कई बार हमें अपनी जिम्मेदारियां भी बोझ लगने लगती हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अपना भविष्य संवारने के लिए कदम हमेशा सकारात्मक ही उठाने चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच मुश्किल वक्त को बद से बदतर बना देती है।
क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।